हाय, वेलकम टू स्टडी आय क्यू. स्टडी आय क्यू मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. माझे नाव राकेश गवालरे आणि आजचा हा व्हिडिओमध्ये आपण बघून घेणार फेब्रुवारी 2021 महाराष्ट्र विशेष करंट अफेयर. ये सारा कंटेंट मराठी में है और मैं आपको बता दूं फेब्रुवरी मंथ का फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं. ये इसका सेकंड पार्ट है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. हमेशा की तरह सारा डेटा एमसीक्यू के माध्यम से मैंने रखा है आपके सामने, ताकि किसी प्रकार का आपके माइंड में कोई गोंधल क्रिएट ना हो, कोई मिक्स ना हो. याद रखिए, एग्जाम में इतने इजी ऑप्शंस नहीं मिलने वाले हैं आपको. तो स्टार्ट करते हैं. इंदापूर तालुक्यात श्री क्षेत्र नीरा नरसिंगपूर तीर्थक्षेत्राचा विकासासाठी पर्यटन विभागाकडून 2848 कोटी रुपयांचं निधी मंजूर करण्यात आलं. या संदर्भात सत्य आहे. तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंदापुर तालुका कहां पर है. तो ये पुणे डिस्ट्रिक्ट में है और ये दो नदियों के संगम पर है. आपने सुना होगा भीमा और नीरा. इस वजह से ये एक प्रकार से धार्मिक स्थल भी है और यहां पर एक बहुत ही बड़ा लक्ष्मी जी का प्रसिद्ध मंदिर है. इसके अलावा भी दूसरे मंदिर है. इस वजह से यहां पर काफी पर्यटक आते हैं और पर्यटकों के आने की वजह से डेफिनेटली उसका एडवांटेज स्थानीय लोगों को मिलता है. तो इसको सरकार चाहती है कि ये और अच्छी तरह से विकसित हो जाए. तो इसके लिए सरकार ने 2848 करोड़ इतने पैसे दिए ताकि आप वहां पर क्या करें, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करें. जैसे जब पर्यटक आता है तो उसको रहने के लिए होटल चाहिए और भी यातायात की सुविधाएं चाहिए. तो इन सबको ध्यान में रखते हुए सरकार ने इतना पैसा पर्यटन विभाग ने दिया है ताकि आप इसको और डेवलप करिए. तो इसके बारे में बात करते हैं. ये मैं बता चुका हूं. भीमा आणि नीरा नदीचा संगमावर वसलेल्या या तीर्थ क्षेत्राचे पर्यटन दृष्ट्याही महत्व आहे. यानी इसका इंपॉर्टेंस किस वजह से, पर्यटक या जो लोग यहां पर विजिट करते हैं उनकी वजह से ज्यादा है. आध्यात्मिक पर्यटन व तीर्थ क्षेत्र पर्यटन प्राधान्य आहे. डेफिनेटली ये मैं आपको बता चुका हूं. दोन्ही बरोबर, काहीही नाही. तो इसका आंसर होगा दोन्ही बरोबर है. यानी ये भी सही है, ये भी सही है. अब इसमें आपको ये याद रखना है, ये एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि इंदापुर जो तालुका है वो कौन सी दो नदियों के संगम पर है. तो वो दो नदियां कौन कौन सी है, एक है भीमा और एक है नीरा. आगे बढ़ते हैं. साखर कारखान्यांची निर्यात वाढवावी याकरिता केंद्र सरकारने अनुदान जाहीर केले आहे. या संदर्भात सत्य आहे. फिर आपको पता होगा हमारे भारत से बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट होती है, उसमें से एक शक्कर भी है. और जानते होंगे आप, शक्कर का बहुत बड़ा उत्पादन हमारे महाराष्ट्र में होता है. वैसे तो भारत में कई जगह पर गन्ने का उत्पादन होता है. ऊसा आपने सुना होगा. तो उसके लिए सरकार एक प्रकार से अनुदान प्रदान कर रही है. क्यों? क्योंकि वो इस शक्कर के एक्सपोर्ट को क्या करना चाहती है, प्रोत्साहित करना चाहती है. अनुदान यानी कि इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आप 1 किलोग्राम बेच रहे हैं तो सरकार आपको कितना दे रही, 6 रुपीज अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे रही, ताकि आप उसको एक्सपोर्ट के लिए एनकरेज हो. डेफिनेटली जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी, तो देश का उससे फायदा होगा. तो इसके लिए सरकार ने कुछ अनुदान जाहीर किया है. उसके संबंध में डेटा देखिए. यंदा 60 लाख टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 25 लाख टन साखर निर्यातीचे करार झाले. यानी इस साल सरकार ने कितना, 60 लाख टन का टारगेट रखा है. उसमें से 25 लाख टन का टारगेट कंप्लीट हो चुका है. और इसमें से देखिए हमारे महाराष्ट्र का काफी उसमें वेटेज है. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील 7 लाख टन साखरेचे समावेश आहे. यानी हमारे महाराष्ट्र से कितनी शक्कर एक्सपोर्ट की जानी है, 7 लाख टन. तो इसके लिए सरकार ने फिर आगे क्या किया, योजनेनुसार प्रति किलो 6 रुपये अनुदान आहे. यानी 1 किलोग्राम अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो जो भी आपको बाहर से अमाउंट मिलेगा 1 किलोग्राम के लिए वो तो आपका है ही, साथ में आपको केंद्र सरकार अपनी तरफ से कितने, 6 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसा दे देगी, ताकि आप एनकरेज हो एक्सपोर्ट करने के लिए. तो इसका आंसर होगा क्या, दोनों बरोबर है. तो इसमें याद करने जैसा क्या है, यह हमारा जो महाराष्ट्र का 7 लाख का डेटा है ये याद रखना है. और अगर आप 60 लाख ये भी याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है. और 6 रुपए प्रति किलो का अनुदान सरकार ने डिक्लेयर किया है, जाहिर किया है, ये भी आपको याद रखना है. आगे बात करते हैं. फिर सीए की एग्जाम में हमारे महाराष्ट्र के कुछ बच्चों ने अच्छा किया है, तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया तर्फे घेण्यात आलेल्या सनदी लेखापाल परीक्षेत राज्यातील विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर
यश संपादन केले या संदर्भात सत्य आहे। तो आपको पता होगा सीए के 3 पार्ट्स होते हैं, अगर आपने सुना हो तो एक होता है फाउंडेशन और एक होता है इंटरमीडिएट और एक होता है फाइनल एग्जाम, सीए फाइनल, इस प्रकार से होता है। तो इसमें कुछ 4 पेपर होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें भी कुछ 16 के करीब पेपर होते हैं। तो इसमें इन 2 पहली एग्जाम्स में हमारे महाराष्ट्र के बच्चों ने काफी अच्छा किया है, तो उसके बारे में है ये। इचल करंजीचा निधी लालवाणी यानी फाउंडेशन परीक्षेत प्रथम क्रमांक पटकावलं। तो आपको निधि लालवाणी का नाम याद रखना है। इन्होंने फाउंडेशन जो एग्जाम है उसमें फर्स्ट प्लेस गेन किया है, किसमें? नेशनल लेवल पर, याद रखना है आपको, हमारे महाराष्ट्र लेवल पर नहीं बल्कि नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान इन्हें मिला है, निधि लालवाणी को। फिर उसके बाद में तसेच मुंब्रा येथील बेगम युसुफ खान यांनी इंटरमीडिएट परीक्षेत प्रथम क्रमांक पटकावला। यानी पहले तो हमने बात की किसकी? फाउंडेशन में निधि लाडवानी ने टॉप किया, और दूसरा जो होता है इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट में किसने? बेगम यूसुफ खान, इन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है पूरे भारत में। तो ये दोनों डेटा आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा दोनों बरोबर है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, इतने इजी ऑप्शंस आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, बट सिंस मैं आपकी एग्जाम नहीं ले रहा हूं तो मैं आपको करंट अफेयर बताने के लिए इजी ऑप्शंस रख रहा हूं। अगले प्रश्न पर आते हैं। सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा जीवन साधना गौरव पुरस्कार जाहीर झालं आहे, या संदर्भात सत्य आहे। तो आपको पता होगा बहुत ही फेमस विद्यापीठ है, यानी यूनिवर्सिटी है हमारे महाराष्ट्र की, सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ। कहां पर है ये? पुणे में है। तो ये हर साल अपने कई प्रकार के पुरस्कार देता है, तो उसमें इस बार उन्होंने दिया है कौन सा? जीवन साधना गौरव पुरस्कार। तो इसके संबंध में हमें याद रखना है कि किस किस व्यक्ति को यह जीवन साधना गौरव पुरस्कार मिला है, क्योंकि यह परीक्षा में आ सकता है। तो देखिए, पहला है माजी कुलगुरू डॉक्टर माली यांना उच्च शिक्षण व शैक्षणिक प्रशासनातील योगदानासाठी। यानी डॉक्टर माली को किसके लिए मिला है? इन्हें मिला है शिक्षा के लिए या उच्च शिक्षण, आप इतना सा भी याद रखेंगे तो बहुत है, डॉक्टर माली को। उसके बाद में ये माजी कुलगुरु है, यानी पहले ये कुलगुरु रह चुके हैं, कहां के? सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ के ये कुलगुरु रह चुके हैं। फिर देखिए, ज्येष्ठ निवेदक सुधीर गाडगीळ यांना सांस्कृतिक क्षेत्रातील योगदानासाठी। फिर दूसरे व्यक्ति हैं सुधीर गाडगीळ, इन्हें भी मिला है और इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र में अच्छा काम किया, इस वजह से इन्हें मिला है। और तीसरा साधना झाडबुके यांना सामाजिक क्षेत्रातील योगदानासाठी, और तीसरी व्यक्ति हैं प्रोफेसर साधना झाड़बुके, इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम किया है। तो ये तीनों व्यक्तियों के नाम आपको याद होने चाहिए। माजी कुलगुरु डॉक्टर माली उच्च शिक्षण के लिए, इसके बाद में सुधीर गाडगीळ यांना सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए और सामाजिक क्षेत्र के लिए साधना झाड़बुके। तो इसका आंसर होगा वरील सर्व। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। पश्चिम घाटातील जैव विविधतेचा खजिना असलेल्या कोयना परिसरात अभ्यासकांना दुर्मिळ असणारा माउंट इंपिरियल हा पारवा जातीचा पक्षी आढळून आला आहे, या संदर्भात सत्य है। तो देखिए, इसमें भी आपको पता होगा कि यह है हमारा भारत और यहां पर यह हमारा महाराष्ट्र है, और इसे कहा जाता है क्या? पश्चिमी घाट। आपने सुना होगा अच्छी तरह से, अगर ज्योग्राफी आपने स्टडी की है तो। यहां पर यह है जैव विविधता का क्षेत्र, यानी बायोडाइवर्सिटी का। यहां पर कई प्रकार के जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें एक बहुत ही दुर्लभ पक्षी देखने को मिला है, उसका नाम है क्या? माउंटेन इंपीरियल। याद रखना, ये फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरी एग्जाम्स में भी इसके ऊपर प्रश्न आने की संभावना बनती है। पक्षी का नाम है माउंटेन इंपीरियल। कहां पर देखने को मिला? ये पश्चिमी घाट में हमारे, और इससे संबंधित और डेटा है, आइए बात करते हैं। या पक्ष्यांचे शास्त्रीय नाव डुकुला वाडिया असे आहे। तो ये भी आपको याद रखना है। दुर्मिल मीन्स इसकी प्रजाति लगभग विलुप्त मान ली गई है, फिर भी ये देखने को मिला। किसे? परिसरात अभ्यासकारांना, यानी जो वहां पर स्टडी करने के लिए जाते हैं उन्हें ये पक्षी देखने को मिला है। तो इसका शास्त्रीय नाम क्या है? डुकुला वाडिया। फिर ये पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। या पक्षाची लांबी 43 ते 51 सेंटीमीटर एवढी असते, याचे शेपूट लांब असून पंख जाड गोलाकार असतात। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ, एक तो आपको माउंटेन इंपीरियल ये याद रखना है, और दूसरा इसका जो शास्त्रीय नाम है वो क्या है? डुकुला वाडिया। तो ये दोनों ही आपको याद रखने होंगे। तो इसका आंसर होगा दोनों बरोबर।
पुढचा प्रश्न बघा, महसूल, भूमी अभिलेख आणि ग्राम विकास विभाग यांच्याकडून गावठाण जमाबंदी प्रकल्पांतर्गत ड्रोनद्वारे पुणे जिल्ह्यातील गावठाणाचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे, या संदर्भात सत्य है। देखिए, आपको पता होगा जैसे ये पूरा गांव है या कोई सा भी एरिया है, मान लीजिए इसका रिकॉर्ड रखना है सरकार को, क्योंकि सरकार रिकॉर्ड रखेगी कि भाई ये जो एरिया है ये किसका है, ये वाला एरिया किसका है। तो इसके लिए जो वहाँ के स्थानीय तलाठी होते हैं वो इसका रिकॉर्ड रखते हैं और उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए सरकार ने एक स्पेशल प्रोविजन किया और वो ये किया कि ड्रोन से इसको देखेगी सरकार, इसका फोटो वगैरह लेगी और उसी के हिसाब से फिर एक प्रकार से डिजिटल नक्शा उसका तैयार होगा और इजीली जिस भी व्यक्ति के वो मालमत्ता होगी उसको आसानी से उसका क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ भाई ये इस व्यक्ति की मालमत्ता है। तो उसे से संबंधित है ये सर्वेक्षण क्रमांकाचा अभिलेखांद्वारे गावठाणाचा सीमा निश्चित करून खांब लावण्याची प्रक्रिया, यानी ये ड्रोन से ही सर्वेक्षण किया जाएगा और इसके बाद में उसी से अभिलेख तैयार किए जाएंगे और फिर खंबे भी लगाए जाएंगे। ड्रोन छायाचित्रांबरोबर डिजिटल नकाशा तैयार करण्याची प्रक्रिया, ये भी हम देख चुके हैं। डिजिटल नक्शा एक प्रकार से तैयार करेगी सरकार। उसके बाद ड्रोनद्वारे होणाऱ्या या मोजणीमुळे जमीन मोजणीची प्रक्रिया सोपी होऊन नागरिकांना मालमत्ताचा हक्काचे प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहे। यानी डेफिनेटली अगर डिजिटल नक्शा तैयार हो गया तो जिसकी भी वो मालमत्ता है उसको आसानी से उसका सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र मिल सकता है। तो इसका आंसर होगा क्या, वरील सर। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगले वाले पे आते हैं, MIT यानी महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ADT मीन्स ये है डिझाईन अँड टेक्नॉलॉजी विद्यापीठाचा MIT स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंगचा संगणक विभागाचा प्राध्यापक आणि विद्यार्थीने पोलिसांच्या सेवेसाठी सेवा ॲपची निर्मिती केली आहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। इस प्रकार से जो ऐप वगैरह लॉन्च होते हैं वो जनरली एग्जाम में देखे जाते हैं। तो ये सेवा ऐप इन्होंने क्या किया है, निर्मित किया है या बनाया है। किसने, MIT ने, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्होंने ये बनाया ऐप किसके लिए, पुलिस की जो प्रक्रिया है उसको आसान बनाने के लिए। तो देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। पोलीस ठाण्यात येणाऱ्या नागरिकांचा माहितीची नोंद करून त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी या ॲप्लिकेशनचा वापर करण्यात येणार आहे। यानी जो भी शिकायत करने के लिए, अपनी कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन में आएंगे तो एक प्रकार से उनका जो डेटा है वो सारा का सारा इस ऐप के माध्यम से सरकार के पास रहेगा। तो इससे इजी हो जाएगा, वो व्यक्ति जिसने जो FIR कराई है या जो शिकायत दर्ज कराई है वो भी उस पर क्या प्रोग्रेस हुई है ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पाएगा। तो इस ऐप का नाम क्या है, सेवा ऐप। और ये निर्मित किसने किया है, MIT विद्यापीठ ने निर्मित किया है, यानी MIT यूनिवर्सिटी ने निर्मित किया है। ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है हमारे महाराष्ट्र की। सेवा ऐप पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्त अंतर्गत येणाऱ्या 15 पोलीस ठाण्यासाठी वापरले जाणार आहे। यानी सबसे पहले इसको कहां पर लगाया जाएगा, तो पिंपरी चिंचवड पुलिस थाने में इसको लगाया जाएगा। 15 पुलिस स्टेशन है ऐसे जहां पर इस ऐप को यूज किया जाएगा, सेवा ऐप को। तो इसका आंसर होगा क्या, दोनों बरोबर है। तो इसमें से याद करने जैसा क्या है, सेवा ऐप MIT ने बनाया, एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, इसको कहां पर लगाया गया, पिंपरी चिंचवड में 15 पुलिस स्टेशन में इसको लगाया गया। आगे बात करते हैं, शेतकऱ्यांना पंजाबराव देशमुख सवलत योजने अंतर्गत डॅश लाखापर्यंत पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पंजाबराव देशमुख सवलत योजना ये क्या है। तो इसके बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, ₹1 लाख पेक्षा जास्त ते ₹3 लाख पर्यंतचा कर्जाची वेळेत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 2% सवलत मिळत असे। यानी देखिए, अगर आपने 1 लाख से 3 लाख तक का लोन लिया, किसके लिए, पीक कर्ज, यानी खेती के लिए आपने कर्ज लिया, फसल के लिए आपने कर्ज लिया, तो और आप उसको टाइम पर पे करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही खराब हमारे यहाँ पर चलन है जो कई लोग प्रॉपरली उसको रिटर्न नहीं करते हैं कर्जे को। मैं सभी के बारे में बात नहीं कर रहा, किसी की कंडीशन खराब होती है या किसी की और कोई वजह होती है, तो उसके लिए सरकार इन्हें एनकरेज करना चाहती है। एनकरेज करने से मतलब अगर उन्हें किसी प्रकार की सहूलत मिलेगी तो डेफिनेटली वो टाइम पे पैसा देना पसंद करेंगे। तो इसी का नाम दिया गया क्या, पंजाबराव देशमुख सवलत योजना। तो इसमें 1 लाख से 3 लाख
तक का अगर कर्ज टाइम पे आप पे करेंगे तो 2% की आपको क्या मिलेगी, उसमें सहूलियत मिलेगी। तो इसके लिए सरकार ने अमाउंट कितना कर दिया गया, अंतर्गत डैश लाखापर्यंत पीक कर्ज उपलब्ध करून देणार येणार आहेत। तो इसका आंसर होगा 3 लाख रुपए तक का कर्ज सरकार इसके तहत देगी। तो आप याद रखेंगे, इसको और सर्च कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पंजाब राव देशमुख सहुलत योजना, इसके ऊपर प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। इस प्रकार की जो योजनाएं होती है उनके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। या वर्षीचा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार रंगनाथ पठारे यांना जाहीर झालं आहे, या संदर्भात सत्य आहे। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि इस साल का विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ है, तो वो प्राप्त हुआ है रंगनाथ पठारे, इन्हें प्राप्त हुआ है। और इससे संबंधित देखिए, ये पुरस्कार कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करती है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में भी डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, गिवन बाय डिपार्टमेंट ऑफ मराठी, जो मराठी डिपार्टमेंट है वो इस पुरस्कार को प्रदान करता है। तो इसमें देखिए कुछ डेटा मैंने इसमें मेंशन किया है। या पुरस्काराचे स्वरूप 5 लाख रुपये रोख, मानचिन्ह व मानपत्र असे आहे। काफी इंपॉर्टेंट है ये विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार। ये एमपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, दूसरी जो एग्जाम्स है उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा पुरस्कार है। 5 लाख रुपए का रोक इसमें, और मानचिन्ह दिया जाता है और मानपत्र दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र एक प्रकार का, की इन्होंने अच्छा काम किया। पठारे यांनी विपुल साहित्य लेखनासोबतच मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसारासाठी भरीव योगदान दिले आहे। यानी जो रंगनाथ पठारे जी हैं, उन्होंने लेखन तो किया ही है मराठी में, इसके अलावा उन्होंने मराठी भाषा का प्रचार प्रसार करने की भी काफी अच्छी कोशिश की है, इस वजह से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। तो इसका आंसर होगा क्या, दोनों बरोबर है। और इसमें याद करने जैसा क्या, एक तो ये व्यक्ति का नाम, इनका नाम है रंगनाथ पठारे जी, इन्हें यह पुरस्कार मिला है। और ये देता कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ मराठी देता है। इसमें 5 लाख रुपए, और ये मानचिन्ह और मानपत्र याद करना है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इन्होंने मराठी भाषा के प्रचार प्रसार में काफी योगदान दिया है, इस वजह से इन्हें ये पुरस्कार मिला है। आई होप याद रखेंगे आप। अगले प्रश्न पर आते हैं। अभी आपने सुना होगा कि ये जो कुक्कुट पालन है, कुक्कुट पालन यानी क्या, मुर्गी का जो पालन करते हैं, पोल्ट्री, उसमें कई प्रकार की भ्रांतियां फैल गई है ये कोरोना वायरस की वजह से। वो ये फैली है कि कई लोगों का मानना है कि मुर्गी का मटन खाने से या उसका चिकन खाने से कोरोना वायरस हो जाता है, कई तरह की भ्रांतियां फैल गई। तो इससे जो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वो इस पोल्ट्री इंडस्ट्री को ही हुआ है। तो उसके लिए एक योजना, एक प्रकार का कोशिश कर रही है सरकार, वो ये कर रही है कि लोगों में फिर से इसके लिए जन जागृति लाई जाए कि भाई ये जो आप सोचते हैं कि चिकन से कोरोना वायरस होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसी से संदर्भ में ये एमसीक्यू है। कुक्कुट पालन व्यवसायात युवकांचा सहभाग वाढावा या उद्देशाने पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचा संकल्पनेतून उपराजधानीत अंडा पार्क उभा राहणार आहे। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपराजधानी हमारी कौन सी है, ऑब्वियसली नागपुर है, ये हमारी महाराष्ट्र की उपराजधानी है। और यहां पर एक अंडा पार्क बनेगा। अभी या संदर्भात सत्य आहे, यानी इस अंडे पार्क में विशेष क्या होगा, तो देखिए हम बात कर लेते हैं। अंड्यामधील गुणतत्व, त्यापासून निर्माण होणाऱ्या विविध जमातींचा कोंबड्या, अंडे आणि चिकनचे खाद्यपदार्थ मिळणारे उपहारगृह, लहानांसाठी खेळांचे मैदान, अंडी व कोंबडी विक्री केंद्र, फॅन्सी कोंबड्या येथे बघायला मिळणार आहे। काफी अच्छी पहल मैं इसको मानूंगा, क्योंकि कुक्कुट पालन को काफी कोरोना वायरस की वजह से नुकसान हुआ है। तो इसमें क्या, इस पार्क में क्या रहेगा, डेफिनेटली अलग अलग प्रकार की जो मुर्गियां हैं उनके अंडे रखे जाएंगे। इसके अलावा कोंबड़ी की बिक्री भी की जाएगी। कोंबड़ी यानी क्या, मुर्गी की बिक्री भी की जाएगी। फैंसी कोंबड़ी वहां पर रखी जाएगी, ते बघायला मिळणार। मीन्स लोग वहां पर एक प्रकार से अट्रैक्ट होंगे तो ही लोगों को पता चलेगा कि ये अच्छी चीज है, खराब चीज नहीं है। फिर याशिवाय कुक्कुट पालन व्यवसायाची माहिती देत शेतकऱ्यांना आणि तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी शिक्षणही केंद्र उभारले जाणार आहे। यानी ये सब तो करेंगे ही, अंडा वगैरह वहां पर प्रदर्शनी टाइप लगाएंगे ही, लोगों को दिखाएंगे, बट इसके अलावा अगर कोई शेतकरी है या कोई यंग है, उसको इस प्रकार का व्यवसाय करना है, तो उसके लिए प्रॉपर प्रशिक्षण भी सरकार अपनी तरफ से उपलब्ध कराएगी। यहां पर, कहां पर, अंडा पार्क में, जो कहां पर, नागपुर में ओपन होगा, उपराजधानी नागपुर में। इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें याद करने जैसा क्या है,
अंडा पार्क कहां पर बनने वाला है? उपराजधानी नागपुर में बनने वाला है। एक ये होगा। यहां पर क्या होगा? तो यहां पर बहुत प्रकार की मुर्गियां और अंडे की प्रदर्शनी लगेगी, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर जो शेतकरी है, जो युवा हैं, उन्हें एक प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वो इस बिझनेस में आगे बढ़ सकें। तो इसका आंसर होगा क्या? दोन्ही बरोबर आहे। पुढचा प्रश्न बघा, महाराष्ट्र राज्य कौशल विद्यापीठ स्थापन करण्यास आणि त्याबाबतचे विधेयक आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात मांडण्यास निर्णय राज्य सरकार ने घेतला आहे, या संदर्भात सत्य है। तो देखिए, कौशल विकास के बारे में काफी बात हो रही है कि इस प्रकार से तैयार किया जाए युवा को ताकि वो कुशल हो, उसका कौशल अच्छा हो। ऐसा नहीं कि पढ़ने लिखने के बाद में कोई वो अच्छा काम नहीं कर पा रहा। तो इसलिए सरकार जगह जगह पर हमारे पूरे देश में ही कौशल विद्यापीठ की स्थापना की जा रही है। तो हमारे महाराष्ट्र में भी उसमें पुढाकार लिया और उसमें इसके लिए विधेयक अगला जो विधानसभा का सत्र आने वाला है उसमें सरकार रखेगी और उससे जो भी जरूरी कानून है वो पास कराए जाएंगे। तो देखिए, देशात आतापर्यंत 8 कौशल्य विकास विद्यापीठांची स्थापना झाली आहे। यानी अभी तक 8 कौशल्य विकास विद्यापीठ यानी यूनिवर्सिटीज अभी तक हमारे देश में ओपन हो चुकी है। उसमें देखिए, कौशल्य विकास विभागामार्फत राज्यात 6 विभागांमध्ये सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे। ही केंद्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचे विभागीय केंद्र म्हणून काम पाहतील। तो इसके लिए सरकार ने कितने 6 विभागांमध्ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये तैयार करेगी सरकार, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं वो इससे लाभान्वित हो सके। तो इसका आंसर होगा क्या? दोनों बरोबर है। अब इसमें याद करने जैसा क्या है? तो इसमें याद करने जैसा कि इसके ऊपर विधिमंडल में सरकार निर्णय लेने वाली है। आगामी जो विधानसभा सत्र होने वाला है इसमें, और 8 हमारे देश में अभी तक कौशल्य विकास विद्यापीठ स्थापित हो चुके हैं और हमारे राज्य में 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। देशात सुरू असलेल्या लसीकरणाची परिणामकारकता पडताळणारा अभ्यास राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला आणि आयसर कडून करण्यात येणार आहे, या संदर्भात सत्य है। तो देखिए, ये जो इंस्टीट्यूट है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ये कहां पर है? पुणे में है। तो ये जो लसीकरण किया जा रहा है यानी जो वैक्सीनेशन की जा रही है, इसमें क्या होता है, इसके कुछ परिणाम भी होते हैं, साइड इफेक्ट जिन्हें कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी पर उसका क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। उसमें बोलते हैं कि एंटीबॉडी क्रिएट होती है, तो वो कितने दिन तक रहेगी एंटीबॉडी। तो ये सारा परीक्षण, ये सारी स्टडी करने के लिए किसे नॉमिनेट किया गया? तो वो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला और आयसर, इन दोनों को नॉमिनेट किया गया है। और ये राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहां पर है? पुणे में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे संबंधित और पॉइंट देखिए, कोरोना प्रतिबंधासाठी लसीकरण मोहिमेत वापरल्या जाणाऱ्या सर्व लशींची परिणामकारकता यात तपासली जाईल। डेफिनेटली किस प्रकार से वो रिजल्ट दे रहा है, ये सारी की सारी चीजें इसमें क्या होगी? चेक की जाएगी। कहां पर? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला में। हा अभ्यास दीर्घकालीन असल्यामुळे लस घेतल्यानंतर निर्माण होणारी प्रतिपिंडे किती काळ टिकतात? प्रतिपिंडे मीन्स क्या? एंटीबॉडी। ऐसा आपने सुना होगा ना, एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है। एंटीबॉडी का मतलब क्या? एक प्रकार से जब कोरोना वायरस आप पे अटैक करेगा तो आपके शरीर में उसके लिए प्रतिरोध करने की क्षमता होगी, उसे कहा जाता है एंटीबॉडी। और हमारे मराठी में इसे कहा जाता है क्या? प्रतिपिंडे। किती काळ टिकतात त्याची माहिती संकलित होण्यास मदत होईल। डेफिनेटली इसमें ये इसकी हेल्प होगी। तो इसका आंसर हो गया क्या? दोन्ही बरोबर आहे। अब इसमें याद करने जैसा क्या है? एक तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला हा कुठे आहे? तो ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? पुणे में। और इसे कोरोना के जो साइड इफेक्ट, कोरोना लसीकरण यानी वैक्सीनेशन के जो साइड इफेक्ट हैं वो चेक करने की जवाबदारी दी गई है। अगले वाले पे आते हैं। राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांचा सर्वांगीण विकासासाठी ग्राम विकास विभागामार्फत येत्या जागतिक महिला दिनापासून 8 मार्च, तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि जागतिक महिला दिन कब होता है, तो वो होता है 8 मार्च को। महासमृद्धी महिला सक्षमीकरण अभियान राबवण्यात येणार आहे, या संदर्भात सत्य है। तो देखिए, एक महिला सक्षमीकरण अभियान हमारी सरकार चलाने वाली, काफी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके लिए? सर्वांगीण विकासासाठी। सर्वांगीण विकास मीन्स महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए
तो इसमें क्या होगा, या अभियान काळात शासनाचा योजना महिलांपर्यंत पोहोचवून त्याचा त्यांना लाभ मिळवून देण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रामुख्याने महिला बचत गटांना प्रदर्शने तसेच सहकारी आणि मोठ्या मालमध्ये उत्पादनाचा विक्रीची संधि उपलब्ध करून देने. तो देखिए इसमें यह होगा कि जो महिला बचत गट है उन्हें एक प्रकार से क्या दिया जाएगा, एक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, उसकी अच्छी बिक्री कैसे की जाए, आपके पास जो भी सेल करने के लिए उसके सहकारी संस्थाओं में किस प्रकार से महिलाओं को ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाए, ये सारी चीज़ों का एक प्रकार से महाअभियान चलाया जाएगा. और इसका नाम है क्या, महासमृद्धि महिला सक्षमीकरण अभियान. ये कब से, 8 मार्च से शुरू किया जाएगा. अब इसमें और भी चीजें होंगी. महिलांचे आरोग्य तपासी करून त्यांना पोषणाबाबत मार्गदर्शन करणे. यानी देखिए महिलाएं हमारे यहाँ पर काफ़ी उनकी कंडीशन ठीक नहीं है ऐसा मैं मानता हूँ, तो उनको प्रॉपर पोषण के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा. महिलांमधील तंबाखू मुक्ति, मशेरी मुक्ति, जो महिलाओं में चलन है एक प्रकार का मशेरी का, इससे कैसे मुक्ति की जाए. तपकीर मुक्ति, ये भी एक नशीली चीज़ है. आदि बाबत जन जागृति करने. इन सब के लिए ये अभियान है. इसका नाम है महासमृद्धि महिला सक्षमीकरण अभियान. तो ये आपको याद रखना है. तो इसका आंसर होगा दोनों बरोबर आहे. इसमें याद करने जैसा क्या, सिर्फ इसका नाम आपको पता होना चाहिए. और इस कब से शुरू हो रहा, 8 मार्च जागतिक महिला दिन से शुरू हो रहा है. और इसमें ये तरह तरह के प्रशिक्षण दिए जाएंगे, उन्हें जन जागृति की जाएगी कि आप इस प्रकार के नशे में ना आए, मशेरी तंबाकू इन सब से मुक्त रहें. तो यही है महासमृद्धि महिला सक्षमीकरण अभियान. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. खूप खूप धन्यवाद. शेवटी जय हिंद, जय महाराष्ट्र.